नमस्कार। कोई उलझनों से कह दे हमसे ना उलझे, हमें हर हाल में खेल खेलने का हुनर आता है। तो उलझन कोई भी हो, मुश्किल कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, लेकिन उसका सलूशन क्या है आप जानते ही हैं। सलूशन है सच के साथ, समाधान है डीडी किसान। और इसी सलूशन और इसी समाधान के साथ हम बहुत फख्र के साथ कहते हैं कि हम सच के साथ हैं। शुरुआत कर चुके हैं आपके अपने पसंदीदा शो की, जिसका नाम आप जान ही चुके हैं। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो फिर आज जिस बड़ी मुश्किल का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। जी हां, जलवायु परिवर्तन जिसने वैश्विक स्तर पे लगातार त्राहिमाम मचाया हुआ है। भारत के लिहाज से ये आंकड़ा जो जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर हमारे और आपके सामने है, ये कितना परेशान करने वाला है, कितना चुभोने वाला है और कितना खतरनाक है, ये चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि जरूरत से ज्यादा बारिश, जरूरत से कम बारिश, अचानक बाढ़, अचानक सूखा, अचानक मौसम का वो परिवर्तन जो किसानों को बेहद परेशान कर रहा है, किसानों के साथ साथ उनकी उत्पादकता पे कितना असर डालता है, कितना असर डालता है उनकी जेब पर और आपके स्वास्थ्य पे। आज माइन्यूटली हर पॉइंट की डिटेल में बातचीत होगी। और आप जानते ही हैं मेरे इस शो की रवायत है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करते हैं, जिसके जरिए हम आपको इस पूरे विषय के बारे में सारगर्भित तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि आज के विषय को लेके हमारी क्या तैयारी है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। साथ ही साथ अति विशिष्ट मेहमानों का विशिष्ट पैनल मेरे साथ जुड़ता है, जो रिपोर्ट के बाद हर बिंदु पर गहनता से चर्चा करता है। यकीन मानिए आज का ये एपिसोड आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज बात हो रही है उस समस्या की, उस परेशानी की जो हमको हर पल खतरे के मुहाने पे लाके खड़ा कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस शो की, और मैं लगातार कह रहा हूं कि आज का ये शो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो सच के साथ अगर आप रहना चाहते हैं, सच के साथ कदम ताल मिलाना चाहते हैं, तो सच के साथ का ये एपिसोड आज आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ। धरती लगातार गर्म होती जा रही है। बढ़ते वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का पैटर्न बदल रहा है। यही वजह है कि पुराने समय की तुलना में आज सूखा, बाढ़ और बेमौसमी बारिश की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और रेगिस्तान पसरते जा रहे हैं। अगर धरती इसी तरह गर्म होती रही तो आगे चलकर इस तरह की घटनाओं में और भी इजाफा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ग्रीन हाउस गैस की है। एक अध्ययन में बताया गया है कि 2020 से 2049 के बीच देश के 256 जिलों का तापमान 1.3 डिग्री और 157 जिलों का 1.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हम सब जानते हैं कि खेती में मौसम की बड़ी भूमिका है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग मौसम में ही सबसे ज्यादा परिवर्तन कर रही है। इसका मतलब हुआ कि इससे कृषि पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर फसलों की उपज, गुणवत्ता और फसल चक्र पर। इसके अलावा ये कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस समस्या के विरुद्ध सही उपाय न किए गए तो 2050 तक बारानी इलाकों में धान का उत्पादन 20% और सिंचित इलाकों में 3.5% तक गिर सकता है। इसी तरह गेहूं की पैदावार में 19.3% गिरावट का अनुमान है। सिर्फ पैदावार ही नहीं बल्कि फसलों की गुणवत्ता और फसल चक्र के भी प्रभावित होने के आसार हैं। सूखा और बाढ़ में बढ़ोतरी से फसल उत्पादन में अनिश्चितता की स्थिति होगी और विश्व खाद्य व्यापार में असंतुलन बना रहेगा। साथ ही फसलों के बोए जाने का क्षेत्र बदलेगा और उन्हें उगाने के लिए नई जगहों की जरूरत होगी। हालांकि खेती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए बहुत से उपाय भी किए जा रहे हैं।
इन उपायों में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पानी बचाने के तरीके खोजे जा रहे हैं। सह फसली खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को सहन करने वाली किस्में तैयार की जा रही हैं और कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा खतरा है। वैश्विक स्तर पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और 2040 से 50 का जो टाइम फ्रेम है जिसका जिक्र मैं आपसे बार बार करता हूं वो बहुत खतरनाक होने वाला है अगर इस जलवायु परिवर्तन पे काबू नहीं पाया गया। तो डीडी किसान की सच के साथ की कोशिश यही है कि आज हम डिटेल में चर्चा करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा ही सही काबू कैसे पाया जा सकता है। और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश चंद्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। अविनाश, स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री भरत भूषण त्यागी जी, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। सर स्वागत आपका। मेरे साथ स्वामी प्रेम परिवर्तन जी जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। स्वागत सर आपका भी। तो सबसे पहले स्वामी प्रेम परिवर्तन जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा इस बार कि एक शब्द हमने कई बार सुना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुना, कई गोष्ठियों में सुना, निबंधों में सुना, किताबों में सुना, ये ग्लोबल वार्मिंग। सर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या और कितना परेशान करने वाला ये शब्द हमारे लिए मौजूदा स्थिति में है और कितनी बड़ी चुनौती ये भविष्य की है? जब धरती गर्म होती है, गांव गर्म होता है, जब खेत गर्म होते हैं, जब सड़कें गर्म होती हैं, जब आपके तालाब गर्म होते हैं, वेपोरेशन ज़्यादा होती है, तालाब सूखने लगते हैं, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो अगर फंडामेंटल हम साइंस देखें तो एक टेम्परेचर तक जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, जो 10.5 मिलियन स्पीसीज़ हैं, हमारी फार्मिंग है, हमारी फॉरेस्ट्री है, होमोसेपियंस है, हमारी जो आदम जात है, वो एक टेम्परेचर पे ऑप्टिमाइजेड वो ऑपरेट कर सकती है। लेकिन जैसे ही ये 1-2 डिग्री 4 डिग्री जैसे ही ऊपर जाता है टेम्परेचर, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कि आपने जैसे अभी कहा कि जो क्लाइमेट चेंज में आपके जो तूफ़ान आ रहे हैं, टाइफून्स आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, ये सारा कुछ जो है ये वो तापमान जो है वही जब टेम्परेचर ऑल्टर होता है तो सब कुछ साइंस जो है वो पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसका जो थर्मोस्टेट है वो आपकी ग्रीन स्पेसेस हैं। थर्मोस्टेट आपका वृक्ष होता है, जो आपके जंगल हैं, यही थर्मोस्टेट है ना। तो जो वृक्ष होता है वो पानी का चुंबक भी होता है और आपके प्लैनेट का टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म भी होता है। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जैसे जैसे ग्रीन स्पेसेस कम हो रहे हैं, जैसे जैसे आपके तालाब, आपके वो क्षेत्र जो है, आपका ब्लू डॉट्स जो हैं प्लैनेट के ऊपर कम होते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ बायोफ्यूल से, सिर्फ फैक्ट्री के धुएं से नहीं, वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वो 5-10% ट्रैफिक हो जाने से, चलो हम कहते हैं 12.5%, ये छोटी, ये माइक्रो मैथमेटिक्स है। जो मेजर चीज़ है वो आपकी ग्रीन स्पेसेस है, वो आपके जंगल हैं, वो जो प्रकृति का जो ये पेड़ों की सरकार है सर, जो 400 करोड़ साल से ये पूरे पेड़ों की एक एल्गोरिदम है, पेड़ों का ही पूरा एक चक्रव्यूह है जो पूरे प्लैनेट को जिंदा रखता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सीधा सीधा नाभि का संबंध जो है वो आपकी ग्रीन स्पेसेस, आपका ग्रीन अम्ब्रेला, आपकी हरी छतरी, उससे है। जैसे जैसे छाया कम होती जाएगी वैसे वैसे धूप का प्रकोप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी धरती गर्म होती जाएगी। आप छाया वापस ले आइए, आप अपना हरी छतरी वापस ले आइए, अपने आप टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को हमने समझा, लेकिन खेती किसानी पे, फसल पे, किसानों पे कितना असर होगा समझने की कोशिश भारत भूषण त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, असल में ग्लोबल वार्मिंग से फसल चक्र के अनियमित होने की कितनी आशंका है? और आप तो एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, एक बढ़ते हुए किसान हैं जो खुद भी प्रेरणा लेते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। सर, एक ग्लोबल वार्मिंग आपके कोर्स में आया क्या? इससे कैसे बचेंगे आप भी और किसान भी? ये आज जो मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसका सीधा असर खेती पर देखने को मिलता है। और उसका असर देखने को जो मिला है उसमें ख़ास तौर से जो अभी चर्चा हुई थी कि यदि पूरे आकार को हम देखते हैं तो हमने धरती की सतह पर जब से एकल फसल प्रणाली को स्वीकार किया तो धरती का जो वनस्पतिक घनत्व था वो कम होता गया और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का एक बड़ा मुख्य कारण ये रहा। ऐसे में अब क्या प्रभाव आया है? अब यह है कि ऋतु जो असंतुलित हुआ है वो सबसे बड़ा प्रभाव यही है
कि बेमौसम बारिश होना, कम समय में ज़्यादा बारिश होना और अनेक प्रकार की कीड़े बीमारियों का प्रकोप। और उसमें ये भी देखने को मिला है कि यदि जैसे आजकल गेहूं की फसल है, अचानक तेज़ गर्मी आएगी तो फसल पकने की जो अवधि है वो कम हो जाती है और उससे हमारा सीधा खाद्यान्न के उत्पादन पर असर पड़ता है। तो चाहे बात कीड़े बीमारियों की हो, चाहे धरती के अंदर के वातावरण और बाहर के वातावरण की हो, ग्लोबल वार्मिंग सही माने में धरती का बुखार है और इस पर ये गंभीर चिंतन का विषय है इस समय पूरी दुनिया के सामने। यदि हमने धरती के वानस्पतिक घनत्व को, धरती की वानस्पतिक संरचना को, जिसमें सभी जीव जानवर भी और सभी वनस्पतियां भी सहअस्तित्व में काम करती हैं, यदि उसको हमने ढंग से नहीं समझा तो खेती पर भी इसका बहुत बड़ा संकट आने वाला है और ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होगा। ठीक है, अविनाश चंद्र भी हमारे साथ। तो अविनाश, मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर एक चेकलिस्ट बनाने की हम कोशिश करें तो जो संकट हमारे सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है और उसके बदले में जो एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चिंतन के जरिए या फिर मंथन के जरिए या फिर विचार विमर्श के जरिए, क्या ये अप्रोप्रिएट है? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है या हम अलार्मिंग सिचुएशन क्रॉस कर चुके हैं? आपका जो प्रश्न है वो काफ़ी मौजू है और वो इसलिए क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हैं उनको कम किया जा सके, किस प्रकार जो वैश्विक तापमान है उसमें हम चरणबद्ध तरीके से कुछ डिग्री तक तापमान को कम कर सकें, जिससे जो परिस्थितियां आने वाले कुछ समय में, जैसा कि 2050 तक की बात हो रही है कि परिस्थितियां बहुत भयावह होने वाली हैं, तो हम किस तरीके से उसे कम कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर इस पे कोई एक राय बन नहीं पा रही है। किसी के पास अपने कारण है इस पे राय एक मत ना होने के। कोई, जैसे हमारा देश है, ये जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहा है कि हम कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं या कितना करना होगा हमारे जो वैश्विक विकास की गति है उस होड़ में बरकरार रहने के लिए। कुछ जो देश हैं जिन्होंने पहले जब स्थिति इतनी भयावह नहीं हुई थी उन्होंने इसका पूरी तरीके से दोहन किया, उसका पूरा फ़ायदा उठाया और जब दुनिया भर में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे तो फिर वो मिलजुल कर और फिर इसका समाधान लाने के लिए सब पे एक समान तरीके से दबाव और एक समान नियम बनाने की इस पर कोशिश हो रही है, जो कि गैर वाजिब भी है और मुझे नहीं लगता कि सारे देश इस पे एक सहमत हो पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन ये तो तथ्य है कि ग्लोबल वार्मिंग है और इसका समाधान निकालना भी ज़रूरी है हम सभी के अस्तित्व के लिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक देश परेशान होगा या किसी एक क्षेत्र के लोग परेशान होंगे, इससे परेशानी सबको होनी है। ग्लेशियर पिघलेगा तो हाँ, ये है कि कुछ जो तत्काल जो दुष्परिणाम है वो कुछ ऐसे देशों पे होंगे, जैसे भारत जो ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से प्रभावित होने वाले 10 जो देश हैं उनमें भारत का भी नाम है। तो जो जलस्तर बढ़ना या फिर सूखा पड़ना या फिर आप देखें कि जहाँ बारिश नहीं होती है, राजस्थान जैसे इलाकों में, वहाँ पर रेगिस्तान में बाढ़ आ जाना और बाकी अन्य इलाकों में जहाँ बारिश होनी है वहाँ पे सूखा पड़ना, तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं वो अलार्मिंग हैं। और पिछले काफ़ी सालों से, मैं ये कहूँगा कि पिछले लगभग 2 दशकों से ये जो स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ी है और इस पे जितना काम होना चाहिए अभी वैश्विक स्तर पर इतना काम हो नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि हम एक सहमति तक नहीं बना पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कितना तापमान में कितनी कमी होने से हम सभी कम से कम इसके जो तात्कालिक इसके जो दुष्परिणाम हैं उनको हम झेल पाने में सक्षम होंगे। और इसका सबसे बड़ा, हम सभी जानते हैं कि कृषि पे सबसे बड़ा इसका असर पड़ने वाला है और मुझे लगता है कि हम अभी उसी बात पे चर्चा करेंगे। और जो WHO की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, जिसके मुताबिक दुनिया भर में 50 करोड़ लोग इस समय भूखमरी की मार झेल रहे हैं और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो जितना उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया।
भारत में भी यही स्थिति है और भारत की जो जनसंख्या है 2050 तक जब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ इसका तत्काल समाधान नहीं निकाला तो जो हमारे पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने हैं, तो 2050 तक भारत में भी बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है और 2050 तक कम से कम 2 अरब आबादी हो जाएगी इस देश की, और जिसको भरपेट खाना खिलाने के लिए हमें कम से कम आज जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उसका 32% से ज़्यादा उत्पादन हमें बढ़ाना होगा। और इन परिस्थितियों में जहाँ की जो हमारी उपज है साल दर साल कम हो रही है, कुछ इसमें वो भी हैं, अपवाद भी हैं, कुछ फसल ऐसे हैं जिनके लगातार बम्पर पैदावार हो रही हैं, लेकिन उसका खामियाजा भी हम सभी भुगत रहे हैं। तो ठीक है, तो आने वाले कुछ साल इस लिहाज से काफी चिंताजनक हैं और जो डिमांड और सप्लाई के बीच की चेन है वो चरमराती हुई दिखाई देती है अगर इस पे हम सही तरीके से काम नहीं करते। लेकिन प्रेम जी, जैसा अविनाश भी अभी कह रहे थे कि क्या हम ये समझे कि मौजूदा स्थिति में हम दिक्कत ही नहीं समझ पा रहे हैं, कई बार बिना मर्ज के पता हुए इलाज करना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्या हम उस स्थिति में हैं कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है, कोशिश हम कर रहे हैं? तो सर अगर ऐसा है तो ये तो और खतरनाक स्थिति है। देखिए, पहली बात तो थोड़ा चिंतन और मंथन हमें कम करना होगा। अच्छा, हम लोग चिंतन मंथन 90% करते हैं, 10% एक्शन करते हैं। तो अब इस चीज को रिवर्स करना पड़ेगा। आपको चिंतन मंथन जो है 10% करना होगा, एक्शन जो है आपका 90% होना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपना पर्सनल इस चीज़ को अपना ध्यान कहता हूँ। मेरी समझ में ये है कि आप टेम्परेचर को कम अब कभी नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक आप पहुँच गए हैं, हम स्टेज 2 कैंसर में हैं, आप स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर को आप वो नियमित रूप से आप मेंटेन कर सकते हैं। उसको अब आपको मेंटेनेंस मोड पे जाना पड़ेगा। देखिए, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2050 तक जो है पूरी धरती जो है बहुत गर्म हो जाएगी, आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। अब तो होगा ही होगा, क्योंकि जो हमारे पास समय था वो उन जो पिछली सेंचुरी का टाइम था उसमें अगर हम करेक्टिव एक्शन ले लेते। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी होप नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है हमारी बॉडी भी धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाएगी राइजिंग टेम्परेचर से। लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आज अगर हम कोई एक्शन लेना शुरू करते हैं, आज हमारी सारी सरकारें हैं, 192 कंट्रीज़ के सब लोग आते हैं, एक एक देश जो है इस चीज़ से मुहिम से जुड़ता है, तो कम से कम ये है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर आप इस चीज़ को अरेस्ट कर लेंगे। मतलब जो टेम्परेचर आप बात कर रहे हैं कि 2 डिग्री 3 डिग्री 50 तक, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पूरा 10 साल का ब्यौरा लें तो जो 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से जो आप 2050 का एनालिसिस करके बैठे हैं सर, वो तो आपका 5 साल में होने वाला है। आपका 5 साल के अंदर ही 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट वेव्स आ रही हैं अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील में हीट वेव आई हुई है, स्पेन में हीट वेव आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव चल रही है, आपका पोर्चुगल में हीट वेव चल रही है। अभी मैं कल रात की ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि वहाँ पर ब्राज़ील में इतने लोग 72 पीपल हैव डाइड ऑफ दैट। तो हम कौन से फ्यूचर की बात करें? एक तो ना हम लोग फ्यूचर की बहुत बात करते हैं, अब 2070, 2050, 2040, अरे सर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तब तक। तो जो करना है अभी कीजिए, इसी साल कीजिए, अगले 2 साल के अंदर तो कीजिए। नहीं किया ना सर। 1860 से एक आंकड़ा है, वो बताता है कि 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से प्रति दशक तापमान बढ़ता रहा। अगर वो तब कोशिश की होती तो अब ऐसा होता ही नहीं। तो फ्यूचरिस्टिक ही ज्यादा है ना, हम करते तो है नहीं, वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भारत भूषण त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है। त्यागी जी, अगर स्पेसिफिक फसलों की बात करें तो कौन सी फसलें ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ज्यादा नुकसान में जा सकती हैं? क्या जो वर्षा आधारित फसलें होती हैं उनको ज्यादा नुकसान के, बड़े नुकसान का खतरा है? देखिए, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा अभी जो प्रेम जी कह रहे थे, उनके कहने का भाव ये था कि चिंतन की दिशा धारा में समझना, सीखना और करने को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। हम एक तरफा असंतुलन होकर बात तो करते हैं, जैसे समस्या के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उसका विकल्प कैसे होगा और किस तरीके से उसमें तन मन धन के बजट को लागू करके काम किया जाए, एक तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आपने जो सवाल पूछा है कि खेती में हम क्या करें, तो खेती में प्रकृति की व्यवस्था को समझना और उसके अनुकूल खेती के इस वर्तमान दौर में तरीके खोजना आज की ज़रूरत है। हम ये यदि विगत इतिहास में जाते हैं या बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन प्रकृति का नियम ये कहता है कि मोनोक्रॉपिंग पैटर्न पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण बना। खेती में यदि हम डाइवर्सिफिकेशन को महत्व देते हैं तो एक ही खेत में अनेक फसलों को साथ साथ करने से जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वह भी खेत में ही है, हॉर्टिकल्चर है वो भी खेत में ही है,
और हमारी खेती के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो एक खेत में हैं। ज़रूरत है कि आज हम विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से उसको अच्छी तरीके से सजाएं ताकि हमें उत्पादन की चिंता भी ना रहे। धरती का जो उर्वरता बढ़ाने की बात है वो भी एक चुनौती है, उसकी भी चिंता ना हो। ज़मीन को माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से सस्टेन करना है, उसकी भी चिंता ना हो, क्योंकि तापमान बढ़ने से ज़मीन के एक एक हिस्से पर बल्कि तापदान, नमी, हवा की गति, गंध, प्रकाश, दिशा सभी प्रभावित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये मुद्दा बहुत विचारणीय है और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं ये मैं ज़रूर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जैसे मिशन लाइफ है उसमें इस चीज़ को ध्यान दिलाया गया है कि अब हमको ऊर्जा के बारे में भी सोचना है, हमको धरती के बारे में भी सोचना है, पानी के बारे में भी सोचना है। और ये जो बात अब साथ आई है कि सहकारिता के साथ खेती में एक नए परिवर्तन की ज़रूरत है और युवा पीढ़ी को खेती में कैसे लाया जाए, खेती को कैसे एंटरप्रेन्योरशिप मोड में एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाए जिसमें सम्मानजनक उत्पादन भी हो, आमदनी भी हो और इन सारी समस्याओं का जिनको हम केवल ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख रहे हैं उन सभी का निदान भी हो। तो ऐसी स्थिति में कोऑपरेटिव मूवमेंट को अलग से एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जोड़कर जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की संकल्पना भारत में की गई है ये भारत सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है और इस पर भी अब गहराई से चिंतनपूर्वक कार्य योजना सुनिश्चित करना। और जो अभी अविनाश जी ने बात कही थी बड़ी सुंदर बात थी कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक रूपता नहीं आएगी तो इसके लिए अनुसंधान चाहे वो कृषि में है या व्यवस्था के अर्थ में कैसा ही भी हो और उसके लिए शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, नीति का स्वरूप क्या होगा, उस पर अर्थव्यवस्था और सारे राष्ट्रीय स्तर पर बजट कैसे बनाए जाएंगे, कार्य योजना का स्वरूप क्या होगा, इस पर बहुत बड़े मौलिक परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं अभी जैसे उत्तर भारत में भी देख रहा हूँ कि गन्ने की अकेली एक फसल ने बहुत बड़ी एक तबाही का कारण बनाया है और उसको यदि हम बराबर उसी क्रम से बढ़ाते चले गए तो वो आगे चल के एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो उसका विकल्प क्या है? तो हमने ये देखा कि यदि हम डाइवर्सिफिकेशन में गन्ने के साथ में कुछ सब्जियों की खेती या जड़ी बूटियों की खेती या लहसुन, प्याज और हल्दी जैसी चीज़ों की खेती यदि हम उसको अपनाते हैं तो मैं किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि उसी खेत को 1/4 या 1/3 एकड़ ज़मीन देकर हम पूरे खेत के बराबर गन्ने का भी उत्पादन ले रहे हैं और उसके साथ साथ ज़मीन में पानी की बचत, ज़मीन की उर्वरता बढ़ रही है और हमारी आमदनी 3 गुना 4 गुना हो रही है। तो जैविक खेती के बारे में भी देश में जो मिथक है कि उससे हमारी आमदनी कम हो जाएगी, हमारा उत्पादन कम हो जाएगा और देश की दुर्दशा हो जाएगी, तो मैं अभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा और भारत सरकार के सभी वैज्ञानिकों को ये बताना चाहूँगा कि जैविक खेती प्रकृति की व्यवस्था को समझकर करने से होगी। हम यदि उसको इनपुट बेस लेंगे और बाजार से जोड़ेंगे तो उसमें दुर्गति की पूरी संभावना है। तो इस आधार पर किसान भाई अपने में विचार करें कि अब अलग अलग खेत में अलग अलग तरीके की खेती ना करें और गेहूं, गन्ना और धान की फसलों से और ज़्यादा आगे बढ़कर विविधता में हम अपनी आमदनी बढ़ाने के और हम इन सभी चुनौतियों का एक सही समाधान खोजने का रास्ता निकालें, ये वर्तमान खेती की ज़रूरत है। तो खेत से लेकर बाजार तक का जो मैकेनिज्म है उसको पूर्ण तौर पे डेवलप करने की जरूरत है। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो साल दर साल खतरा बढ़ता जा रहा है इस खतरे को हम दूर ना भी कर पाए तो कम कैसे करेंगे। ब्रेक के उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजवीर सिंह से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही सब मैं जानना चाहता हूं कि असल में एक दौर की बातचीत हम कर चुके हैं लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक है। देखिए, इसके ऊपर आपने पहले भी चर्चा की है कि जलवायु परिवर्तन एक सत्यता है। 20 साल पहले इसके बारे में जब हम बात करते थे लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब इसके प्रभाव और कुप्रभाव हमने सामना किया तो अब हर आदमी इस बात से कन्विंस है कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आगे और भी होगा। तो इसके ऊपर हमें एक सुनियोजित ढंग से स्ट्रेटजी बनानी होगी। खास करके यदि मैं बात करूं कृषि क्षेत्र के अंदर तो हमने अभी करीब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 600 डिस्ट्रिक्ट है उनका एनालिसिस किया, रिस्क एनालिसिस। आपको जान के ताजुब होगा कि उसमें 109 जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है क्लाइमेट चेंज के लिए।
और 209 जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले हैं, वो अधिक प्रभाव है उनका। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि 310 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर वेरी हाई टू हाई वर्नेबिलिटी या रिस्क की जो डिस्ट्रिक्ट है। तो जो 650 के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 310 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी वर्नरेबल है। तो इससे ये क्लियर दिखाई देता है कि हमारा जो खेती का सिलसिला है उसके अंदर करीब 40-45% जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन से। 3 साल की बातें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। 2022 के अंदर आप जानते हैं हीट वेव आई थी, जिसके कारण जो गेहूं की फसल थी उसके ऊपर नुकसान हुआ। देश को करीब 3-4 मिलियन टन कम हमें उत्पादन हुआ। यदि उसको मॉनेटरी टर्म में चेंज करूं तो करीब करीब वो 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान बनता है। उसके बाद 2023 की यदि बात करें, गेहूं फसल चक्र की बात करता हूं, गेहूं में फिर मार्च के महीने में एक लंबे समय तक अंतराल तक बारिश होती रही। उसके कारण बाद में बारिश के बाद जो हवाएं चली उससे कणक का लॉजिंग होगी। पंजाब की भी यदि बात करें तो 34% तक लॉजिंग हुई थी, हरियाणा में 29% तक, और उत्तर प्रदेश में करीब 24% जो टोटल रकबा है गेहूं का उसके अंदर आपका लॉजिंग हुई थी। इस साल भी आप देखेंगे तो देखो जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके अंदर बर्फबारी जो बहुत ज़रूरी है एप्पल की फसल के लिए, खास करके आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि गुलमर्ग में इस बार बर्फ़ ही नहीं पड़ी दिसंबर और जनवरी के अंदर। ये चीज़ चिन्हित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली हो रहा है और उसके कुप्रभाव खेती के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं हमें। मैं यहाँ पे एक और जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत ही रिसेंट जो इसी पिछले मॉनसून की बात करूँगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 से 13 जुलाई के बीच में 250 mm के करीब बारिश हुई है, जो कि नॉर्मली 40 mm होती थी। आप ये देखोगे कितने 400 गुना बारिश होगी। उसके कारण पूरा हिमाचल के अंदर बाढ़ वाली सिचुएशन हो गई थी, पूरा हिमाचल कट ऑफ हो गया था। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि वो अपस्ट्रीम में जो बारिश हुई, नीचे के एरिया में पंजाब और हरियाणा के अंदर उसका प्रभाव ये पड़ा कि वहाँ पे फ्लड आ गई। और फ्लड के अंदर करीब 2 लाख हेक्टेयर के अंदर जो खड़ी फसलें थी वो सारी तबाह हो चुकी। ठीक है। इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बार बार इस तरह के जो इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके लिए हमें किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको उन तकनीकों के बारे में बताना पड़ेगा कि किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए। लेकिन डॉक्टर सिंह, जब आप कहते हैं कि सुनिश्चित तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए जाने की जरूरत है, किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, शिक्षित करने की जरूरत है, सर ये करेंगे कब? 1860 का आंकड़ा बताता है कि प्रति दशक 0.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा है और ये आगे भी बढ़ेगा। सब ये स्ट्रेटेजी ग्राउंड पे कब आएगी सर? किताबों में, कागजों में बताने के लिए ठीक है जितनी बातें आप बता रहे हैं, सर इसका एग्जीक्यूशन होगा ना, हम कंट्रोल कब कर पाएंगे? मर्ज हमें पता चल गया, हम इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मैं आपको एक, जैसे अभी मैंने बात की थी कि हिमाचल के अंदर बारिश हुई थी और फिर फ्लड आ गई थी पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, 2 लाख हेक्टेयर के अंदर वो हुआ था। अब मैं ये बताता हूँ का समाधान कैसे हुआ। सभी किसानों को इस बारे में जागरूक किया गया कि इसकी अब क्या किया जाए। पानी को रिसीड करने के अंदर टाइम तो लगेगा। किसानों को बताया गया कि एक वैरायटी है जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, 90 से 100 दिन की उसकी अवधि है। किसान आगे आए, सभी मिलजुल के एक सहभागी रूप से उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट बना, सबने उस वैरायटी की नर्सरी तैयार की। आपको जान के ताजुब होगा कि 2 लाख के अंदर से करीब 1.5 लाख हेक्टेयर के अंदर एक धान की वैरायटी PR 126 और PB 1509 जो 2 वैरायटी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, उनकी कम्युनिटी लेवल के ऊपर नर्सरी लगाई गई। रिलेटिव्स, केवी के सभी लोग उसके अंदर शामिल हुए और किसानों को वो नर्सरी। तो डॉक्टर सिंह, हमारी स्ट्रेटेजी ये है, पहले आ जाए, खतरा आ जाए, फिर नुकसान हो जाए, फिर उसके बाद हम बताएं। मैं कह रहा हूं सर, खतरे से पहले हम अवेयर क्यों नहीं है? नुकसान के बाद किसान को ये बताना कि अब हमें क्या करना है, बात ठीक है आपकी, उसके बाद पोस्ट एक्शन आपका है। सर प्री एक्शन कहां है? हम पहले से तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन इतने सालों से हमें डरा रहा है, चेता रहा है, दुनिया भर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सर, उसके बावजूद नुकसान होने के बाद हम किसानों को बताएंगे, ये तो सर जस्टिफाइड नहीं लगता। इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे सबसे सशक्त माध्यम कृषि के क्षेत्र के अंदर होती है वो वैरायटी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि पिछले 1 दशक के अंदर
आईसीएआर और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने करीब 2380 वैरायटीज निकाली है, जिसमें 1700 से ज़्यादा वैरायटी जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है। वो चाहे ड्राउट हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो कोल्ड वेव हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो उनके प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। अच्छा। तो इन चीज़ों को देखो, वैरायटी निकालने में समय भी लगता है, चीज़ों का आकलन करने में समय लगता है, लेकिन जब हमें ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि इस तरह की जो इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्लाइमेट के प्रभाव और कुप्रभाव और ज़्यादा हमें आगे आने वाले टाइम में लगेगा, तो उनके लिए हमारी रणनीति तो तैयार है। वो चीज़ ये है कि हम टेक्निक जो है वो किसानों तक पहुँचाने की, फिर इसका एक और बड़ा विषय जो बनता है वो बनता है कि इस वक्त क्या हो जाए। कभी हमने सोचा था कि नॉर्दर्न एरिया में फ्लड आ जाएगी, लेकिन इतनी बारिश एकदम हुआ और उसके कारण लोअर एरिया में फ्लडिंग आ गई, लेकिन उसका सॉल्यूशन था और किसानों की भागीदारी से उस सॉल्यूशन सर, को तो मैं यही तो कह रहा हूं, जो आप implement कह रहे हैं कि क्या हमने सोचा था कि नॉर्दर्न एरिया में फ्लड आ जाएगा, तो ये जो सोच है उन कॉन्फ्रेंसेज में, उन शिविरों में, उन मंथन में डेवलप क्यों नहीं होती है? वहां ये हम पता क्यों नहीं लगा पाते हैं? वो किस लिए होते हैं सर? इंटरनेशनल टूर्स होते हैं क्या सिर्फ वो? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, जो मंथन किए जाते हैं उसमें आप ही ने कहा कि ये हमें अंदाजा ही नहीं था, वो अंदाजा तब क्यों नहीं लगाया जाता सर? नहीं, अंदाजा लगाया गया, तभी तो आपको ये बता रहा था कि 310 जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी वर्नेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट किया गया, जिसके अंदर आइडेंटिफाई किए गए कि ये 109 डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही ज्यादा वर्नेबल है, और 201 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाई लेवल का वर्नेबिलिटी है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनकी कंटीजेंट प्लान बनाई गई कि यदि फ्लड आती है तो क्या किया जाएगा, यदि सूखा पड़ता है तो कौन सी वैरायटीज के लिए तैयार किया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि इनमें से भी हमने कम से कम 151 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहल करते हुए, एक एक गांव को चिन्हित करते हुए उसके अंदर हमने एक क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश की। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले एक दशक के अंदर 445 ऐसे गांव डेवलप किए गए डिफरेंट, यही वर्नेबल जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जलवायु सहन करने की उन गांवों के अंदर ज्यादा शक्तियां हैं। तो कोशिशों के इतर परिणाम कितने सार्थक होते हैं ये भी वेरी करते हैं, इस पे भी चर्चा हम करेंगे सर। लेकिन प्रेम परिवर्तन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, असल में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जिसका जिक्र भी अविनाश भी कर रहे थे, उस रिपोर्ट में कहा गया कि देश, जो हमारा देश है, वो विश्व के जो 10 बड़े देश है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं उनमें शुमार है। सर, वहां पे तो हम खुद को खड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो हमारी तैयारियां हैं, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर राजवीर भी कर रहे थे, क्या वो मैच करती हैं सर? क्या हम उस हिसाब से तैयारियों में भी दिखाई देते हैं आगे? देखिए सर, जो एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो उसकी एल्गोरिदम है और जो उसकी मॉडलिंग है, जो 400 करोड़ साल से प्रकृति की मॉडलिंग है, उससे हम अपने दिमाग से उसकी मॉडलिंग को हम अपनी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। अब जैसे सीड्स की बात होती है, खैर मुझे इतनी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन हम तो बचपन से, हमने, हमारे दादाजी किसान थे, हमारे नाना जी किसान थे, उन्होंने हमें हमेशा देसी बीज की बात कही, है ना, देसी तरीके की खेती करी। और हमेशा मेरा मानना है फार्मर ही एनवायरमेंटलिस्ट है, जो किसान है वही नंबर 1 एनवायरमेंटलिस्ट है। अगर आप यूरिया बेस्ड फार्मिंग करेंगे, आप ये इस तरह के केमिकल बेस्ड फार्मिंग करेंगे, आप ज़िंदगी में आप अपने पानी को भी ख़राब करेंगे, मिट्टी को भी ख़राब करेंगे, आप अपनी हेल्थ भी ख़राब करेंगे, आप अपने जो थोड़े बहुत जो जंगल बच गए हैं उसकी भी सॉइल ख़राब करेंगे, उसकी हाइड्रोलॉजी ख़राब करेंगे, उसके एक्विफर्स ख़राब करेंगे, आप बीमारी के अलावा और कुछ नहीं फैलाएंगे। तो देखिए, जो ये जितना केमिकल फर्टिलाइजर है, ये एक बिजनेस है, लेकिन जो हमारा जीवन है, जो अगर आप ट्राइबल एरियाज में जाएं वो भी तो जिंदा हैं, आप उत्तराखंड के ऊपर वाले एरिया में जाएं वो भी तो जिंदा हैं, आप जम्मू कश्मीर के गांव में जाइए वो भी तो जिंदा हैं, आप साउथ अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए। हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गए थे, वहाँ तो वो लोग केमिकल फार्मिंग नहीं कर रहे, और वो सबसे हेल्दी लोग हैं, 94 उनकी एज लिमिट, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन है। सो जापान देख लीजिए, जापान में वो लोग पहले जंगल लगाते हैं, उसके बाद वो फार्मिंग करते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम है, हम उसको छोड़ के हम लोग नई नई चीज़ों पे, तो ये जो इंस्टाग्राम एग्रीकल्चर अब शुरू हो गया, हाइड्रोपोनिक, एक एकड़ में 5 करोड़ कमाइए, ये कमाए, आई थिंक ये बहुत गुमराह कर रहा है लोगों को। हमारी जो एंशिएंट विजडम है, हमारी भारतीय, हमारी जो कृषि पद्धति है, उसको हमें वापस लाना होगा।
और जैसे भारत भूषण जी जैसे जिस तरह के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इनकी हमें बात सुननी पड़ेगी। ये जो क्लाइमेट एक्शन ग्रुप्स बने हुए हैं और जो बातें कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वो तो भाई किसान काम कर रहा है। आप किसान के थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री करवाइए, किसान के थ्रू आप एग्रो फॉरेस्ट्री कराइए, किसान के थ्रू हॉर्टिकल्चर करवाइए, किसान के थ्रू आप अपना फॉरेस्ट्री का काम करवाइए। जो ट्राइबल्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए। ट्राइबल्स को तो आप एंगेज ही नहीं कर रहे। जो एक्चुअली जो मिट्टी को जानता है, जो उस मिट्टी की उपज है, जो उस ही इज द सन ऑफ द सॉइल, आप उसको कीजिए ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया में से यूनिवर्सिटियों में से पीएचडी के 2-4 लोगों को लेके, जो कभी ज़िंदगी में बाहर जब निकलते हैं तो सैनिटाइज़र लगाते हैं और वो उनको एसी गाड़ियाँ चाहिए, वो क्या क्लाइमेट एक्शन पे काम करेंगे? मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक फील्ड का आदमी हूँ। 46 साल हमने खेतों में और हमने जंगलों में काम किया है। कभी कभी हम शहरों में आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक हम अपनी फार्मिंग को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एग्रीकल्चर को ताबे में नहीं लेंगे, तब तक ये क्लाइमेट एक्शन की कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी बातें सब बेकार हैं। आप अपनी कृषि को ठीक कीजिए। हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कृषि है, आप उसको ठीक कीजिए। जैविक हमारी जो पद्धति है उसको आप प्रमोट कीजिए। आप यंगस्टर्स को किस फार्मिंग में लेकर आइए, देखिए अपने आप चीज़ें बदलेंगी। और फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग, ये 2 F हैं, फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग। इसी में सारी एम्प्लॉयमेंट है, इसी में हमारा फ्यूचर है, इसी में हमारी जीडीपी है। किसान के जेब में जब पैसा आता है सर, तो इकोनॉमी भी चलती है। मंडी में जब पैसा आता है वो भी चलती है। तो किसानों को फ्रंटलाइन एनवायरनमेंट लेकर फिर उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस, उनकी जो पॉलिशिंग है और उनको जो सपोर्ट है वो करना। ये बाहर के लोग आके कोई कहे कि ऐसे क्लाइमेट चेंज का उस पर काम कर लो, उस पर कर लो, बायोडाइवर्सिटी पे, अरे जो फॉरेस्ट्री का एक प्राकृतिक रूल है वो डाइवर्सिटी है, उसी तरह से फार्मिंग में चाहिए। आप सिर्फ गन्ना लगा के, गेहूं लगा के और चावल लगा के ये सोचते हैं आप इससे आप एग्रीकल्चर ठीक कर लेंगे इंडिया का, कभी हो ही नहीं सकता। इस चर्चा का असल में जो उद्देश्य है वो भी यही है, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम सब समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो हमारा एक्शन है, जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कितने अप्रोप्रिएट हैं, कितने प्रासंगिक हैं और वो रिजल्ट में कितने तब्दील होंगे, यही समझने और समझाने की कोशिश है। भारत भूषण त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है। तो त्यागी जी, अगर जलवायु परिवर्तन के असर की मिट्टी पे सेहत की बात करें तो सर मिट्टी की नमी, मिट्टी की कार्यक्षमता, उसकी लवणता और जो जैविक विविधता है, इस सब पर इन टोटलिटी कितना बड़ा इंपैक्ट इस बदलती हुई जलवायु के जरिए आप देख पाते हैं? देखिए, ये जो बात अभी प्रेम जी ने बहुत सारे मुद्दे रख दिए हैं, उसमें सीधी सी एक बात है कि प्रकृति की व्यवस्था को समझकर काम करना या करके बाद में समझने के लिए प्रयास करना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम अब उस दौर पर खड़े हैं कि समस्याओं का रोना रोएं या समाधान के लिए आगे बढ़ें। समाधान का एक ही रास्ता है कि जो भी गलती के कारण हुआ, अब हम उसको प्रकृति के सूत्र सिद्धांतों को समझकर किस प्रकार से खेती में अपनाएं और एक सही रास्ते की और सही दिशा में आगे बढ़ें। जो आंकड़े आए हैं उनमें अभी देखने को ये मिलता है कि राष्ट्र के सामने एक चुनौती है बढ़ती जनसंख्या का खाद्यान्न, दूसरी चुनौती है किसानों की आमदनी, तीसरी चुनौती है सामाजिक असंतुलन, चौथी चुनौती बहुत बड़ी गंभीर है कि हमने केवल अपने को गेहूँ, गन्ना और धान तक कुछ फसलों तक सीमित कर दिया है और उनको भी एकल फसल प्रणाली के साथ एक लंबे दौर तक लेकर हम चले और उन्हीं पर इन ज़्यादा चीज़ों का प्रभाव आया है। आज जो बड़ा संकट है वो गेहूं पर भी है, धान पर भी है, आम की बागवानी पर भी है। जहाँ भी एकल फसल प्रणाली है वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा संकट है। इसलिए सीधा हमको मोड़ देना है कि हमको अब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में, जहाँ पर फॉरेस्ट्री भी खेत में दिखाई दे, जहाँ पर बागवानी भी खेत में दिखाई दे और जहाँ पर नाना प्रकार की फसलों को भी हम देख सकें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में हमको समझना तो प्रकृति की व्यवस्था को होगा, लेकिन तरीका हमारा वैज्ञानिक होगा। इन दोनों को कैसे समन्वय करके हम यदि खेती का सही स्वरूप देंगे तो जैविक खेती में विगत 20 सालों में जिस प्रकार का हम अटखेली खेल खेलते रहे, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा, उससे कहीं रास्ता निकला नहीं। यदि प्रकृति के नियम और व्यवस्था को हम आज भी समझते हैं तो देश में ना कभी खाद्यान्न का संकट आएगा, ना कुपोषण का संकट आएगा और प्रकृति की जो उभरती चुनौतियां हैं उनका समाधान भी सहज है। हम प्रकृति की व्यवस्था को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन प्रकृति के साथ जो गलती कर रहे हैं उसको तो रोक सकते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन से पहले हमको अपना मिजाज भी बदलना है और ये मिजाज बदलने का एक तरीका है कि हम इस पर बार बार विचार कर रहे हैं।
अभी राजवीर जी ने जो आंकड़े पेश किए थे वाकई में चौंकाने वाले हैं, और ये इस तरीके के आंकड़ों से हमको ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गंभीरता, समस्या और चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए मेरा एक सुझाव है कि विविधता में प्रकृति की व्यवस्था को समझकर, उसकी पूरकता के नियम को समझकर, उसके उत्पादन के घनत्व को समझकर, उसकी इकोलॉजी को समझकर हम कैसे किसानों को एक प्रशिक्षण दें, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि दूरी का नियम कैसे काम करता है, स्पेस मैनेजमेंट क्या है, सीड मैनेजमेंट क्या है, हम किस प्रकार से अपना उत्पादन बढ़ाएं, हम कृषि को कैसे व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करें, उसके लिए हमको किस प्रकार के प्रमाणीकरण की ज़रूरत है, प्रसंस्करण की कैसी ज़रूरत है। अभी हमने केवल इनपुट पर काम किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरप्रेन्योरशिप या प्रोजेक्टिव मोड में कोई भी काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं देश के सभी नीतिकारों को भी, शोधकर्ताओं को भी, सभी से कहूँगा कि अब एक रूपता के साथ धरती की इस चुनौती को स्वीकारते हुए हम खेती में एक मौलिक परिवर्तन करें और जैविक खेती को मिथकों से दूर रखें, बल्कि प्रकृति की व्यवस्था में सुंदरता है वही जैविक खेती की सुंदरता है। और मैंने प्रयोग रूप में लंबे समय में देखा है कि यदि हम समझकर खेती को अपनाते हैं तो न खेती में उत्पादन का संकट है, न आमदनी का संकट है, बल्कि ये जो चुनौतियों पर जो चर्चा आज हम कर रहे हैं इन सब के समाधान हैं। मैंने अपने खेत में इन घटनाओं को देखा है कि विपरीत मौसम में भी हमारी बागवानी, हमारी खेती विविधता में सजी हुई है। किसान भाइयों के लिए संकेत है कि आज पर्यावरण के इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करते हुए हम अपनी मिजाज को ज़रूर बदलें। हम जो भी अपेक्षा दूसरों से करते हैं उसको कम से कम प्रकृति की ओर अपना एक दृष्टिकोण रखें। अभी हम केवल बाज़ार की निर्भरता के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो लंबा सफ़र नहीं है। और अंत में मैं अपने देश के नीतिकारों से भी ये बात निवेदन रखूँगा कि केवल जनसंख्या का पेट भरना और केवल 2050 तक ऐसा हो जाएगा, 2070 तक ऐसा हो जाएगा, ये ज़रूर आंकड़े हैं, इन पर चौंकाने वाली भी बात सामने आती हैं। लेकिन हमारा इसके लिए केवल गेहूं, गन्ना और धान का उत्पादन नहीं है, बल्कि विविधता में हम अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, सभी को खेती में एक सम्मान दें, विविधता के साथ दें और साइंटिफिक आधार पर आगे बढ़ते हैं तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की तो जरूरत प्रयासों को सोचे जाने के साथ ही उनको रफ्तार देने की भी जरूरत है और तभी ये रफ्तार इस बढ़ते हुए खतरे को कम कर पाएगी। लेकिन अविनाश जी, असल में जिस खतरे को हम भांपने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी नब्ज टटोलते वक्त जो सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से ये खतरा जितना बड़ा है, उस बड़े हुए खतरे के हिसाब से एफर्ट हमारा उतना बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या अभी भी हम समझने, समझाने, सीखने, अध्ययन के दौर में, क्योंकि ये कोशिश मुझे लगता है कि नाकाफी है जो भी हम कर रहे हैं फिलहाल। क्या लगता है आपको, एनालिसिस क्या है अविनाश आपका? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं जलवायु, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये सिर्फ हमारे देश या एक राज्य की बात नहीं है कि हमने कदम उठाया और हमने अपने आप को संरक्षित कर लिया। क्योंकि चुनौती वैश्विक है, इसलिए प्रयास और समाधान भी वैश्विक होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो भी हमारे उत्सर्जक हैं, जो प्रदूषक चीज़ें हैं, उन पे रोक लगा ली तो हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन के असर नहीं होंगे या दुष्परिणाम नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कृषि को सुधार कर और किस तरीके से हम अपने फॉरेस्ट्री को सुधार कर हम इसका समाधान ढूंढ लेंगे। जबकि ये मामला थोड़ा और बड़ा है। ये मामला ये है कि जो वैश्विक स्तर पे जो हमारे ओजोन लेयर में जो छेद हुई है और जो हम ये जो फ्रेऑन गैस का उत्सर्जन है, उनको किस तरीके से हम रोके, किस तरीके से जो पैराबैंगनी किरणें हमारी धरती पे आती हैं वो वापस नहीं जा पा रही हैं और पूरा एक वैश्विक जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसे भी कैसे हम कम करें। हम हमेशा ही इस दुविधा में होते हैं कि पहले अंडा या चूजा, है ना। हमारे पास ये सच्चाई है, ये सत्यता है कि जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि आएगा या आने वाला है या इससे ऐसा होगा, ये चीज़ें अब नेपथ्य में हैं। अब ये है कि इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं और वैश्विक स्तर पे करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका पेट भरना हमारे सामने वर्तमान की चुनौती है।
हम ठीक है कि हमारे जो प्रकृति ने हमें जो व्यवस्था दी है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम चरणबद्ध तरीके से हम उसे कर लेंगे, इसका भी हमें विश्वास है। लेकिन अभी जो तत्काल ये है समस्या है वो ये है कि किस प्रकार से हम बड़ी तादाद में जो लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं उनको हम भोजन उपलब्ध करा पाएँ। और इसका तरीका यही है कि जब तक सारे लोग मिलके और इस वैश्विक समस्या का समाधान निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, तब तक हम किस प्रकार से भोजन उपलब्ध करा पाएँ। और इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ऐसे जो कीटरोधी या रोग रोधी या फिर ऐसे भी बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से तैयार किए जा चुके हैं जो दुनिया भर में वो हैं कि अगर बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है तो वो फसल आपकी अगर 1 महीने तक भी डूबी है पानी में तो भी ख़राब नहीं होगी, या सूखा आ गया और 15-20 दिन 1 महीने तक आप उसकी सिंचाई नहीं कर पाए तभी भी वो आपकी फसल ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से अगर जैसे हम सभी को पता है कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा वाला चावल है, उसकी हम नस्ल तैयार कर चुके हैं, और भी बहुत सारी तरीके हैं और चीज़ें हैं। तो हम ठीक है, ये जैसे प्रयास चल रहे हैं हमारे जो इंडिजिनस तरीके हैं उन पे भी हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे सामने जो अभी तत्काल की चुनौतियां हैं उसके लिए भी साइंटिस्ट लोगों ने इसके उपाय तलाश रखे हैं और वो उपाय हमारे सामने हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो बड़ी तादाद में जो भुखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं उसमें 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये आगे आने वाली जो जनरेशन है या हमारा जो भविष्य है उसको भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो हम विज्ञान, प्रकृति और सारे लोग मिलके इसका समाधान निकालें, और तब तक हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कुछ फसलें हम लोगों ने प्रायोगिक तौर पे इस्तेमाल करी, जैसे बीटी कपास की बात होती है कि हम किस प्रकार से आयातक से निर्यातक बन गए, और जो किसान बीटी कपास का उत्पादन कर रहे हैं उन्होंने मुनाफा भी कमाया है। तो इसी तरीके से हम कुछ और भी इस तरीके के उपाय हम अपना सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हमें मिलजुल के करनी ही पड़ेगी। तो नीति के हिसाब से, शोध के हिसाब से वो सामंजस्य स्थापित करना होगा जब यहां से तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। तो अभी तो हमने समस्या की बात कर ली, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे समाधान की, बात करेंगे उस विकल्प की जिसके जरिए हम इस बदलते हुए दौर में बढ़ते हुए खतरे को दूर ना भी कर पाए तो कम जरूर कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, सॉल्यूशंस के साथ जल्द लौटते, देखते रहिए। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं उस सच की जो ग्लोबल वार्मिंग से, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। 2 सेगमेंट में हमने इस खतरे को नजदीक से समझा, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि इसमें हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, समाधान की बात करेंगे, और यहां से आगे की राह कैसे हम देख सकते हैं ये भी समझेंगे। डॉक्टर राजवीर सिंह से शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की। तो सर, ब्रेक से पहले आपने कई इंपॉर्टेंट बातें बताई, वर्षा पैटर्न भी समझाया, हिमाचल का भी जिक्र किया, कैसे आप वर्गीकृत कर रहे हैं गांव को, डिस्ट्रिक्ट को इस खतरे से बचाने के लिए, ये भी हमने समझा। लेकिन सर, अब सॉल्यूशन की बात करिए, कुछ राहत दीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे किसान भाइयों को, और बता दीजिए कि आपके पिटारे में सॉल्यूशन के नाम पे क्या कुछ है जो आने वाले समय में रफ्ता रफ्ता ही सही राहत दे पाएगा और जलवायु परिवर्तन से हम बच पाएंगे। मैं अभी त्यागी साहब ने जो बताया था उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि प्राकृतिक खेती प्राकृतिक नियम के अनुसार किसानों तक लेके जानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें प्रयास भी करने पड़ेंगे। अभी तक हम बात करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, हमें ब्लॉक में जाना पड़ेगा, ब्लॉक से फिर हमें गाँव की तरफ भी जाना पड़ेगा। अभी तक 650 जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले हैं, उसकी डिस्ट्रिक्ट कंटीजेंट प्लान जो हम बोलते हैं कि यदि क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ऐसा होता है तो उसके अंदर किसान क्या करेगा, वो प्लान पूरी तरह से तैयार है 650 डिस्ट्रिक्ट की। अब हमें उससे नीचे आना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी इतनी वेरिएबिलिटी है, हमें ब्लॉक लेवल तक जाना पड़ेगा, ब्लॉक में भी इतनी वेरिएबिलिटी है कि हमें गांव तक जाना पड़ेगा। तो गांव का विकास प्राकृतिक ढंग से, प्रकृति के नियम को लेते हुए उस तरह से एक होलिस्टिक प्लान बनानी पड़ेगी। नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा इसके अंदर समाधान के रूप में आएगा
जिसके अंदर हम किसान को इस सिलसिले में जोड़ेंगे और उससे मुझे लगता है कि नेचर के पूरे नियम कानून कायदों को पूरा करते हुए किसान को इस तरह से एजुकेट किया जाए कि वो इस क्रांति के अंदर जुड़े। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बात चली थी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, जैव विविधता, देखो ये नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट के रूप में कह सकते हैं। यदि हम उसको पूरे होलिस्टिक रूप से देखते हैं तो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स है। और ये डिफरेंट वर्टिकल्स है और विद इन दी वर्टिकल्स की यदि बात करूँगा इनके अंदर क्या इंटरेक्शन है, ये एक अपने आप में कंप्लीट साइंस है। इन चीज़ों को, इन प्रिंसिपल को समझना होगा, उनको गांव तक लेके जाना पड़ेगा। मुझे लगता है एक यदि आप पूछे तो एक तो तरीका ये हो गया है। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि तत्परता, जो प्रिपेयर्डनेस है, फोरकास्टिंग है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। यदि किसान को बता दिया जाए कि अगले एक हफ्ते में ये होने वाला है तो वो अपनी उस हिसाब से उसको तैयारियां कर लेता है खेती के ऑपरेशंस के अंदर। तत्परता और प्रिपेयर्डनेस और आपस में सहयोग, और उसके ऊपर यदि लेयर में कहूँ तो एग्रो जो फोरकास्टिंग होती है, एग्रो एडवाइजरी होती है, यदि इन चीज़ों का समाधान करते हुए किसान को पूरी तरह से अवेयर किया जाए, उसको पूरा ट्रेंड किया जाए, एजुकेट किया जाए, तो इस क्लाइमेट चेंज को हम निपट सकते हैं। तो अभी अवेयरनेस नहीं हो रही है सर, इसका मतलब नहीं, अभी अवेयर नहीं कर रहे हैं। देखो, जो लेवल नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए उसके अंदर अभी कमियां हैं, और आने वाले समय में हम उस नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाना होगा। तो वही मैं बोल रहा था कि डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से गांव, तो ये हमें ग्रास रूट लेवल दुरुस्त कैसे होंगी सर, मैं यही तो समझना चाह रहा हूं। आपको ये बता, सालों के हिसाब से कमियां तो हम जान गए, कमियां तो 2 सेगमेंट में भी हमने चर्चा की। मैं तो यही जानना चाह रहा हूं ना, जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरेंगे कैसे सर? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जापान पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है, इट्स वेरी सेंसिटिव टू अर्थक्वेक्स, भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। आपको मालूम है उसका सिटीजन या उसका नागरिक जो है वो कितना प्रिपेयर्ड है, कितना एजुकेट है उसके बारे में? उनके पास 1 मिनट का अलर्ट होता है, 1 मिनट के अंदर सब कुछ करना होता है। उनको इतना एजुकेट किया हुआ है कि उसको ये पता है 1 मिनट के अंदर मेरा अपने आप को बचाना है। कभी सुना है वहां पे, ठीक है, कितने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं? यदि इसी तरह से हम हमारे नागरिकों को, हम हमारे किसानों को एजुकेट कर पाए इन चीज़ों के अंदर, जो चीज़ें साइंटिफिकली वेल प्रूवन उनको किसानों तक ले जाया जाए, मैं पूरी तरह से सहमत मानता हूं कि इन चीज़ों का हम समाधान कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। पूरे देश की बात नहीं करता, चलो स्टार्ट करते सबसे लोवेस्ट इकाई के ऊपर, एक फैमिली या एक गाँव। एक गांव के अंदर क्या हमारे पास वो बीज है जो उसके लिए जरूरत चाहिए? यदि वहाँ पे कोई फ्लड आ जाती है या फिर वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है उस गांव में, हमें वो सोचना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करनी पड़ेगी। उसके अंदर जल का प्रबंधन किस तरह से उस गांव के अंदर होगा, या लैंडस्केप के ऊपर यदि हम सोचे क्या पानी का व्यवस्था पूरी तरह से उस गाँव के अंदर है, हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। एनिमल की बात करें तो क्या फोडर पूरा गाँव के लिए अवेलेबल है? यदि नहीं है तो क्या स्ट्रेटजी होनी है उस गांव को हम पूरा सेचुरेट कर सके? क्या वहां पे एग्रीकल्चर मशीन के लिए हमारे पास वो मशीन उपलब्ध है? क्या एक किसान का मशीन महंगी है तो क्या किसान को दे सकते हैं? क्या वहां पे एक गांव के अंदर हम कस्टम हायरिंग सेंटर खोल के उसको किसानों को वो मशीनें किराए पे मुहैया करा सकते हैं? ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और यदि गाँव टाइम फ्रेम तय हो सकता है फिर क्या कि हम कितने साल में, इतने महीने में ये सब चीजें? देखो, ये इस तरह की चीजें टीवी डिबेट के ऊपर करना व्यवहारिक नहीं मानता, क्योंकि देश के अंदर 6 लाख गांव हैं, आपको पता है 14-15 करोड़ फार्मर्स हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो भी रही है। उनको तीव्रता कैसे किया जाए, किस तरह से किसान के पास ज्यादा से ज्यादा स्पीड से पहुंचा जाए, किस तरह से नॉलेज और एग्रो एडवाइजरी किसान को उसके ऊपर पहुंचाई जाए, किस तरह फार्मर्स डोर स्टेप चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए, ये चीज़ें यदि होती है तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हमें जलवायु परिवर्तन से मिल रहे हैं उनको हम उनका समाधान किया जा सकता है। कह रहा था सर, क्योंकि जब 2040-50 का जिक्र हम करते हैं कि इतना बड़ा खतरा तब तक आ जाएगा, तो क्या हम अपने तैयारियों के लिहाज से नहीं बता सकते कि 2030 तक या 2035 तक हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि इस तरह के खतरे से हम बच पाएंगे या फिर उसे कम कर पाएंगे? इसलिए मैं टाइम फ्रेम समझना चाह रहा था। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। भारत सरकार ने इस चीज का माना है कि अगले 5 दशक में, यानी 2070 तक भारत में 0 उत्सर्जन की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हो रहा है वो उसी स्पीड से चीजें आगे बढ़ती रहेगी। पोल्यूशन आज बढ़ रहा है तो बढ़ेगा नहीं, तकनीक ऐसी आ चुकी है कि अब धीरे धीरे हमें उसको कम करने की सख्त जरूरत है। एग्रीकल्चर की यदि बात करूं, उत्सर्जन 14% है। उस 14% को हम किस तरह से कम किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। यदि किसान को उसके बारे में एजुकेट किया जाए, वो चीजें उत्सर्जन भी कम करेगी और जमीन उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाएगी। और जो हम
बात करते हैं कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, वो भी उतना ही ज़रूरी है। हमें खेत की ज़रूरत को महसूस करना पड़ेगा। पानी है, पानी को खेत से बाहर नहीं जाना देना है। हमें जो पोल्यूशन की बात हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो रेजिड्यू बर्निंग हो, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड स्प्रे हो, इन चीज़ों को एक बारीकी सोचते हुए और किस तरह से इन चीज़ों को नेचर की तरफ अलाइन करते हुए नेचर से जोड़ा जाए। त्यागी साहब इसका एक सबूत भी अपने आप में, इनके फार्म को मैं विजिट भी किया है। क्या उस तरह से हम बढ़ेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ रातों रात बदल जाती है। कोई चीज़ ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो भी कितना टाइम लगा था आपको। ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं समय के हिसाब ये चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। प्रेम जी भी हमारे साथ हैं। तो प्रेम जी, जिस समय की दरकार इस तरह के बचाव के लिए हम चर्चा में महसूस कर पा रहे हैं, क्या उतना समय दे पाने की स्थिति में हम हैं? क्या अभी और समय दे पाने की गुंजाइश आपको दिखाई देती है? विश्लेषण क्या कहता है सर आपका? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल हैं। उसके बाद देयर इज़ नो टर्निंग बैक। आप नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं 2050 2070 की, पॉलिसी बनाने वाला भी जिंदा नहीं रहेगा, बात करने वाले भी जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी ऑडियंस में से भी कई लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो तो बात छोड़ ही दीजिए। जो भी है, जो खेल है वो 3-4 साल 5 साल का है। अगर इसमें हम कुछ कर गुजरे तो ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, फिर चर्चा और भूमिका चर्चा में ही उम्र बीत जाएगी। समय कम है सर, एक कमेंट मुझे सबका लेना है। भारत भूषण त्यागी जी, असल में किसानों को यहाँ से आप कौन सा बड़ा संदेश देंगे? क्योंकि डॉक्टर राजवीर भी कह रहे थे कि देखिए आप एक अच्छा उदाहरण है जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि भारत भूषण त्यागी जैसे कई किसान हो, बहुतायत में ऐसे किसान हो जो हर दिन एक नई मिसाल साबित कर सके। सर कुछ संदेश खास तौर पे दो बातों के जरिए। मैं तो किसानों के साथ साथ अपने सभी देशवासियों को एक संकेत देना चाहता हूँ। और जो अभी राजवीर जी ने और प्रेम जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि अब एक दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। तो पहला कार्यक्रम यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कृषि को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए एक समन्वय की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन रही हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 FPO को हम एक फॉर्मेट में ले आएँ ताकि वो खेती की सभी समस्याओं पर गहराई से प्रयोग करें और उस जिले के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में खड़े हों। क्योंकि देश में किसानों को तक पूरी सूचना और पूरी जानकारी मिलने में भी अभी देरी होती है। तीसरी बात यह है कि जो देश की युवा पीढ़ी है, जो शिक्षित युवा वर्ग है, उसको कैसे हम वापस लौटा कर लाएं, तो उसका भी एक बहुत सुंदर मिसाल है कि हम अब एग्रीकल्चर को एक इंटरप्रेन्योरशिप में व्यवसाय का रूप दें ताकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग सभी को इंटीग्रेट करते हुए गाँव में एक खेती का नया प्रारूप उभारें और भारत सरकार को इस पर चिंतन करने की जरूरत। ठीक है, तो बदलते हुए समय के साथ खुद को बदलने की जरूरत है। अविनाश, लास्ट कमेंट आपका, क्या ये कोशिश नीतियों के हिसाब से, चर्चा के हिसाब से सबसे पहले हमें खुद से भी करनी होगी? वो सेल्फ एफर्ट क्या होना चाहिए हम सभी का, इसके जरिए हम इस बड़े खतरे को कम कर पाए? जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमें सारी चीज़ों को एक साथ समावेश करके चलना पड़ेगा। हमें वैज्ञानिक जो तौर तरीके हैं उन्हें भी आत्मसात करना होगा और जो हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, तरीके हैं फार्मिंग के, उन सबको मिला के चलना होगा, तभी होगा। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे और पैनलिस्ट कह रहे थे कि हमें अगले 5 साल की तैयारी करके ही चलनी पड़ेगी और यही ध्यान रख के करना होगा कि हमें जो कुछ भी करना है वो इस अगले 5-7 साल में हमें कर लेना है। कॉन्क्रीट, सिर्फ मीटिंग और सिर्फ बात और सिर्फ योजनाएं ही नहीं। और इस हिसाब से जैसा मैं देखता हूँ, बतौर पत्रकार मैं देखता हूँ कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले और उसके पहले वाले वर्ष में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार हमारी उम्मीद थी, एक तरीके से अध्ययन किया गया था कि गेहूं की बम्पर पैदावार होने वाली है और विदेशों से हमने निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए थे और स्थिति ऐसी आई कि हमारे यहाँ ही होने लगा कि हमारे अपने के लिए ये पूरा नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे अचानक जो परिस्थिति आने वाली है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि अगर बाढ़ आ गया तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, लेकिन बाढ़ आने से पहले हमें तैयार रहना होगा कि ये तरीका है कि बाढ़ आ गई तो हम कैसे हमारे फसल सुरक्षित रहेंगे, कैसे हमारे पास पर्याप्त भोजन अनाज खतरा आने के बाद उसके नुकसान का एनालिसिस तो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले की क्या तैयारी है इस पर भी जोर देना होगा। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास समारोह को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोशिश हमारी यही कि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ी अलग जगह है जिसमें हम भी शामिल हो, आप भी शामिल हो, जो
जो नीति निर्धारक हैं वो भी शामिल हों, शोधकर्ता भी शामिल हों, और सिर्फ शामिल ना हो, उसे धरातल पे यथार्थ में परिवर्तित करने का एक बड़ा प्रयास, भागीरथ प्रयास हमें और आपको मिलकर करना होगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की इस चर्चा से वो प्रयास कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिख पाएगा। तो आज सच के साथ में इतना ही। डीडी किसान देखते रहिए। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।